हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज जो हमें जिस टॉपिक पे दोस्तों में बात करना है उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए मैंने इसको और थोड़ा आसान बनाने के लिए या हमें ईजिली समझ में आई चीज़ें, हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो पहला जो हमने पार्ट लिया है वो लिया है क्रिएशन के बेस पे, दूसरा हमने पॉइंट लिया है वो है एग्जीक्यूशन के बेस पे, और थर्ड हमने लिया इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पे। मतलब क्रिएशन के बेस पे आप कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पे कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एग्जीक्यूशन के बेस्ड पे कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो है हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे हुआ, उसके बेस पे मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो या तो आपने राइटिंग में किए हों या आपने ओरली किए हों। ठीक है, आपने लिख के वो कॉन्ट्रैक्ट किए हों या आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल के किए हों। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 9 ये कहता है दोस्तों कि अगर जो पार्टी ने प्रपोजल दिया और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तो ये प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इट कैन बी मेड ईदर ओरली और इन राइटिंग, या तो ये राइटिंग में हो या ये ओरली हो। तो कहने का मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो वो ओरली भी बन सकता है और वो राइटिंग में भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपने राइटिंग में बनाया है तो भी वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आपने ओरली भी बनाया है तो भी वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप सेक्शन 9 को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों आपकी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो वो ओरली बनाए जाते हैं ना ही वो राइटिंग में बनाए जाते हैं। तो ये कैसे पता चलता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता चलता है कि जो पार्टीज़ हैं उनका कंडक्ट कैसा है, उनके कंडक्ट से हम एक इन्फर कर सकते हैं, उनके कंडक्ट से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है और ये हमारा डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपको कहीं जाना है तो आपने एक टैक्सी रुकाई। अब आप जैसे उस टैक्सी में बैठ जाते हो, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी ये है कि जहाँ पे आपको जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वो आपको वहाँ तक छोड़ेगा। और आपकी क्या लाइबिलिटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या ऑब्लिगेशन है। आपका ऑब्लिगेशन ये है कि आपको उसको जो भी उसका जो चार्जेस हैं टैक्सी के वो आपको पे करना है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तुमने तो मुझे बोला ही नहीं, तुमने लिख के नहीं दिया, तुमने ओरली नहीं बोला, अब मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। बट ऐसा नहीं है ना, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ इन्फर करके चलता है। आपके कंडक्ट से पता चल रहा है कि अगर आप टैक्सी में बैठे हो तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो ना बोल के किया गया हो, जो ना लिख के किया गया हो, जो कि पार्टी के कंडक्ट से हमें पता चलता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी आपका सेक्शन 9 जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की वहाँ बात नहीं करी गई है, पर हमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड कैटेगरी थी क्रिएशन के बेस पे वो थी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने राइटिंग में भी किया हो सकता है या आपने कॉन्ट्रैक्ट को ओरली भी किया हो सकता है। और थर्ड कैटेगरी जो थी आपकी वो कि आपके कंडक्ट से पता चलता है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, मतलब रियल में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ उनको रिकॉग्नाइज करता है। लॉ रिकॉग्नाइज करता है जैसे कि पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन है 68 से लेकर 72 तक, ये आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसका एग्जांपल ये है कि आप किसी दुकान पे गए, आप किसी शॉप पे गए, आपके पास बहुत सारा सामान था। ठीक है, अब आप उस शॉप पे गए और आपने अपना जो सामान है वो उस दुकान पे छोड़ दिया गलती से। ठीक है, आप वापस चले गए। अब जिस दुकान पे आपने सामान छोड़ा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो जो गुड्स थे, जो सामान था आपका, वो आपको वापस करे।
ठीक है। और अगर उससे वो खो गए हों या उससे डैमेज हो गए हों तो फिर वो आपको उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करे। क्यों करे? क्योंकि लॉ इस सिचुएशन में ये प्रिज्यूम करके चलती है कि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और दूसरे पार्टी की जहाँ पे आपने गुड्स छोड़े उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको क्या करे, उन गुड्स को, सामान को वापस आपको करे। ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसे हम कहते हैं इनजस्ट इनरिचमेंट। इसका मतलब होता है कि दूसरों के एक्सपेंसेस पे आप खुद अमीर नहीं हो सकते दोस्तों, है ना। मतलब दूसरों की कमाई पे या दूसरों के एक्सपेंसेस पे आपको अमीर होने का कोई हक नहीं है, जिसे हम कहते हैं इनजस्ट इनरिचमेंट। ठीक है। तो यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिस है। तो इसका मतलब वही है कि ना तो ये आपने बोल के किया है, ना ही आपके कंडक्ट्स में पता चलता है, लेकिन लॉ एक कुछ सिचुएशन में आपके केस के जो फैक्ट्स थे, आपके सर्कमस्टांसेस थे केस के, वो इस तरीके से थे कि लॉ एक प्रिज्यूम करके चलेगा कि आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लॉ एक रिकॉग्नाइज करके चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उसे हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रियल में। ठीक है। तो उसके लिए हम सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अलग से। ठीक है। लास्ट है आपका ई कॉन्ट्रैक्ट। नो दोस्तों, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। आज के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा हम इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं। हम ऑनलाइन कितनी सारी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि क्रिएशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला एक्सप्रेस, फिर इम्प्लाइड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट इज़ योर ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर एग्जीक्यूशन। कि एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है पार्टिली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टिली एग्जीक्यूटरी। अब इसका क्या मतलब होता है? पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी जो ड्यूटी थी, अपनी अपनी जो ऑब्लिगेशन थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो फुलफिल कर दी है। ठीक है। दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ए एक पार्टी है, ए, दो पार्टीज हमारे पास ए और बी। ठीक है। ए क्या करता है, ए को अपनी गाड़ी बेचनी है बी को, तो ए उसको ऑफर देता है कि क्या तुम मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे, और बी उसमें एग्री कर जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रपोजल। ठीक है। अब यहाँ पे ए ने अपनी गाड़ी डिलीवर कर दी है बी को और बी ने अपने 1 लाख रुपए डिलीवर कर दी ए को। मतलब दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने ऑब्लिगेशन, ए का ऑब्लिगेशन क्या था कि वो गाड़ी किसको ट्रांसफ़र करे, बी को, और बी का क्या ऑब्लिगेशन था, बी की ऑब्लिगेशन ये थी कि बी ए को 1 लाख रुपए दे दे। ठीक है। दोनों पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जो ड्यूटी थी, अपनी अपनी जो लायबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो फुलफिल कर दी हो। ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टीज ने अभी तक अपनी जो लायबिलिटी थी, अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन्होंने वो फुलफिल नहीं करी, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी। जैसे ए ने कहा कि मैं तुम्हें 10 तारीख को गाड़ी दूंगा, ठीक है, और बी ने कहा ठीक है तुम मुझे 10 को गाड़ी दोगे, मैं तुम्हें 20 को उसकी पेमेंट करूंगा। तो अभी दोनों ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो चुका है, लेकिन एक ने अभी गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए डेट दी है कि 10 तारीख को मैं गाड़ी दूंगा, और बी ने कहा है कि जब तुम मुझे गाड़ी डिलीवर कर दोगे तो मैं आपको 20 तारीख को उसके पैसे दूंगा। तो यहाँ पे क्या, दोनों जो पार्टी हैं, दोनों पार्टी ने अभी तक अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ थी, अपनी जो लायबिलिटीज़ थी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको फुलफिल नहीं किया। तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तीसरा है पार्टिली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टिली एग्जीक्यूटरी। अब ये क्या होता है, पार्टिली एग्जीक्यूटरी में क्या होता है दोस्तों, कि एक पार्टी ने जो अपनी ड्यूटी थी वो तो फुलफिल कर दी, दूसरी पार्टी ने अभी तक अपनी जो ऑब्लिगेशन का ड्यूटी था वो अभी तक फुलफिल नहीं करी है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल इसी केस में आप देख लो कि ए जो है उसने गाड़ी डिलीवर कर दी है, ठीक है, उसने तो अपना क्या कर दिया, अपनी लायबिलिटी फुलफिल कर दी। बी ने अभी तक पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दिए। तो ये ऐसा एक जो एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है कि एक पार्टी ने तो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी और दूसरी पार्टी ने अभी तक अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं करी। तो उसे हम कहते हैं पार्टिली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टिली एग्जीक्यूटरी। पार्टिली एग्जीक्यूटेड मतलब एक पार्टी कर चुकी है, पार्टिली एग्जीक्यूटरी मतलब एक पार्टी की जो ड्यूटी है अभी वो फुलफिल नहीं हुई है, तो उसे हम कहेंगे पार्टिली एग्जीक्यूटेड, पार्टिली एग्जीक्यूटरी। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के बेस पे आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे दोनों पार्टी ने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी उसे कहेंगे एग्जीक्यूटेड। जहाँ पे दोनों पार्टी में फुलफिल नहीं करी ड्यूटी,
करने वाले हैं उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी, और जहाँ पर एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, दूसरी पार्टी ने अभी तक ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है, उसे कहेंगे पार्टिली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टिली एग्जीक्यूटरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एग्जीक्यूशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे तो आपके बहुत बार बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट है। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, कि इन्फोर्स होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं होंगे, या वैलिडिटी भी कह सकते हो कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी की बेसिस पे हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला जो पॉइंट है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, आपने सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया दोस्तों हमने। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड agreement which are fulfill all the condition which are mentioned under section 10 are a valid contract। वो क्या होंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इसको आपको समझाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स और कब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था वॉइड का मतलब क्या है। वॉइड का मतलब होता है शून्य, जिसकी लॉ की नज़रों में कोई भी लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। लॉ बेसिकली क्या करता है? कोई इफेक्ट नहीं है इसका। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो लॉ उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वॉइड होता है। ठीक है, शून्य होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सेक्शन 2J जो है आपका, सेक्शन 2J जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो जब बनाए गए थे, जिस टाइम उनको बनाया गया था उस टाइम वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, लॉ में चेंज आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था अब वो वॉइड हो चुका है। ठीक है, अगर आप अपना सेक्शन 2J पढ़ेंगे, अपनी बैरक निकालिए दोस्तों और पढ़िए सेक्शन 2J। 2J कहता है A contract which cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ अब क्या करता है? उसको इन्फोर्सेबल नहीं कराता, लॉ सीज हो गया है, वो अब लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करवा रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। कहने का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब क्या हुआ? लॉ उसको अब इन्फोर्स नहीं करवा रही। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लॉ उसको क्यों इन्फोर्स नहीं करवा रही। हो सकता है कि आपके केस के सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हों, हो सकता है कि कानून में ही कोई चेंज आ गया हो, तो जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? देखिए, ए ने बी से प्रॉमिस किया, दो पार्टी हम यहाँ पे भी ले रहे हैं फिलहाल। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि जो तुम्हारी बेटी है सी, ठीक है, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि जो आपकी डॉटर सी है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ ए ने ऑफर दिया है बी को कि शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बी ने एक्सेप्ट कर लिया है ए का प्रपोजल। ए ने कहा है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ अपनी बेटी की शादी तुमसे कराने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड? वैलिड है, बिल्कुल। इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया और शादी हो सकती है इनके बीच में। ठीक है, लेकिन जिस दिन शादी का दिन आया, ठीक है, उस दिन क्या हुआ कि सी की डेथ हो गई। सी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब क्या ए इससे शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, उसकी तो डेथ हो चुकी, शादी कैसे करेगा? तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया है, क्योंकि ये परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। ये इम्पॉसिबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब क्या कर सकते हो? अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ए इसके अगेंस्ट रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे इससे शादी करनी ही करनी, वो पॉसिबल नहीं है ना, आप उसको परफॉर्म ही नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड थे, जिस समय हुआ था उस समय ये वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया? अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएंगे, लॉ उनको अब क्या कराएगा? इन्फोर्स नहीं करा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पे हमने जो कैटेगरी देखी वो देखी आपकी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें आप सेक्शन 2J लिख सकते हैं और इलस्ट्रेशन के साथ आप अपने इस पॉइंट को समझा सकते हैं। ठीक है,
सी आपका जो है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वैलिड हमें समझ में आ गया, वॉइड हमें समझ में आ गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 2I। सेक्शन 2I पढ़िए। सेक्शन 2I कहता है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है एक पार्टी के ऑप्शन पे, पर दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे ये इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं होता। ठीक है, मतलब एक पार्टी के ऑप्शन पे ये है कि वो चाहे तो उसको वैलिड डिक्लेयर करवा सकती है, चाहे तो उसको अवॉइड कर सकती है। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, अभी तक हमने जो है, मैंने आपको फ्री कंसेंट बताया था, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट तो फ्री कंसेंट की, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ की जो कंसेंट है, आपने कंसेंट दी है, वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मतलब आपने अपनी सहमति से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। अगर आपकी कंसेंट किसी ने आपको डरा के ली है या आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ली या फ्रॉड कमिट करके लिए, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट बेसिकली वो क्या होगा? वो वैलिड नहीं होगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टी हैं, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि जो बी है उसको पता चलता है कि जो मेरी कंसेंट थी वो फ्रॉड करके ली गई थी। ठीक है, फ्रॉड करके मेरी कंसेंट ली गई थी। तो अब बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जैसा है उसको वैसे रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब उनको पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में वो कोर्ट में जाके इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? वॉइड डिक्लेयर। कोर्ट में जाके वो ये कह सकते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, मेरी फ्रॉड से कंसेंट ली गई थी, तो अब जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाए? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए और ए मुझे रेमेडी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर क्या है, ये एक पार्टी के ऑप्शन पे क्या है? इन्फोर्सेबल नेचर का है ना, मतलब इस पार्टी के ऑप्शन पे क्या है? इधर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, इधर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी के पार्ट पे क्या है, ये इन्फोर्सेबल नेचर का है। वो चाहे तो इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, और अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर भी करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2I में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, और सेक्शन 19 और 19A में बताया गया है कि जो ये मैंने आपको ग्राउंड्स बताए अभी, इसके लिए आप सेक्शन 19 भी रेफ़र कर सकते हैं। 19 और 19A, इन दोनों सेक्शंस में आपको ये बताया गया है कि अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड से ली गई है, कोर्जन करके ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई है, फ्रॉड करके ली गई है, तो उस ग्राउंड पे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वॉइडेबल होंगे, और आप उनको क्या करा सकते हो? आपके पास राइट है, आप क्या उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो, या चाहे तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे रह के उसको इन्फोर्स भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब आपने सेक्शन 10 पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि राइटिंग में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, या फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी। वो अगर कोई लॉ ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं कराया, या वो कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था और आपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसमें, या प्रेजेंस ऑफ विटनेस में होना चाहिए था, आपने प्रेजेंस ऑफ विटनेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल नेचर का बन जाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लॉ मैंने आपको बताया था, सेविंग्स भी आपको समझाया था, और सेक्शन 10 में जो क्लॉज था वो समझाया था। उसके लिए आप वो वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि लॉ चाहता है कि राइटिंग में हो, या रजिस्ट्रेशन जिनका हो, और आपने वो राइटिंग में नहीं करवाए हो, या रजिस्ट्रेशन उनका नहीं करवाया हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल नेचर के हो जाते हैं, उनको लॉ इन्फोर्स नहीं करवाती। ठीक है, तो ये तो था आपका इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं। एक आपका वैलिड होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, बाकी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। ये आपको एग्जाम्स में बहुत बार आ जाता है, तो आप इस तरह से इसको डिवाइड करके अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ योर सेक्शंस और इलस्ट्रेशन आप लिखिए अपने आंसर्स में, और आप सेक्शन भी मेंशन करिए। ठीक है, अगर आपको कोई केस लॉ मिलता है तो आप इसमें केस लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में और उसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।